हेलो दोस्तों, आज ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों इससे बराबर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछने की संभावनाएं हैं। ठीक है, इसे अंत तक आप बने रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको जीके हब बाय रामविलास सर पर आप टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारा पीडीएफ बारीकी से डाला गया है। ठीक है, और आप सीरीज शुरू से ही आप प्लेलिस्ट के द्वारा पढ़ेंगे दोस्तों, ज़्यादा समझ में आएगा। आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि वनस्पति किसे कहते हैं। ठीक है, कहता है दोस्तों किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों के समूह को वनस्पति कहा जाता है। यहाँ पर यह ध्यान देना है दोस्तों, किसी क्षेत्र विशेष में, यानी कि यहाँ पर कहता है कोई क्षेत्र ऐसा है दोस्तों जहाँ पर कि प्राकृतिक रूप से क्या उग जाता है, ये पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसे वनस्पति कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में कहता है दोस्तों पौधों का वह समूह, यानी कि ये बड़े क्षेत्र की बात कर रहा है जो कि जंगली रूप ले लेती है। कैसा रूप लेती है दोस्तों? जंगली रूप की बात कर रहा है। ठीक है, कहता है पौधों का वह समूह जो बिना किसी मानवीय सहायता के जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों वनस्पति और प्राकृतिक वनस्पति में डिफरेंट की, तो ये जो वनस्पति है दोस्तों ये किसी क्षेत्र विशेष में यानी छोटे एरिया में पेड़ पौधे के उगने की बात किया है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों ये भी पौधों का समूह है, लेकिन ये जंगली अवस्था में उगता है, सामूहिक रूप से उगता है, अब बिना मानव के हस्तक्षेप के बिना उगता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों वो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में ही पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो जंगली अवस्था में सामूहिक रूप से उगते हैं पेड़ पौधे, इसी के बारे में प्रमुखता से पढ़ेंगे इस लेक्चर में। एक और वनस्पति के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों कि अछत वनस्पति किसे कहते हैं। कहता है वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना, यानी कि बिना मानव के किसी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि उसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। ठीक है, अपने आप पैदा होता है। ठीक है, तथा जिस पर लंबे समय तक किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है उसे अछत वनस्पति कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि वह वनस्पति जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना, यानी कि बिना मानव के बिना क्या होती है दोस्तों, अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर किसी भी प्रकार से मानव हस्तक्षेप नहीं करती है, उसे हम लोग अछत वनस्पति कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज था दोस्तों कि वनस्पति किसे कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है और अछत वनस्पति क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रमुख प्रकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति किसे कहते हैं, ठीक है, सदाबहार किसे कहते हैं, मैंग्रोव वन क्या होता है, कटीले वन क्या होता है, सबके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के दोस्तों कौन कौन है दोस्तों, कहता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इसका नाम ही दोस्तों सदाबहार वन। सदाबहार वन कहने का मतलब है दोस्तों कि जो हमेशा जिसमें जो हरा भरा हो और हमेशा पत्तियां उसमें लगी होती है। ठीक है, जब पत्तियां लगी हुई रहेगी तभी तो ये ग्रीन रहेगी, हरा भरा रहेगा, उसे इंग्लिश में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं दोस्तों। एक अन्य शब्द है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय के बारे में दोस्तों जब आपको हम भारत की जलवायु पढ़ा रहे थे तो उस समय भी चर्चा की थी, थोड़ा सा अभी भी आप जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय ये एरिया क्या होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय एरिया क्या होता है, ये देखिए ये गोल बन गया। हाँ, ये ग्लोब है दोस्तों। ग्लोब पर आपको बताए थे कि जो ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा होती है दोस्तों उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, और बीचों बीच जो रेखा खींचा जाता है उसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जिसे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वहीं उत्तर की बात करें दोस्तों तो उत्तर में 1 2 3 4 करते करते एक रेखा आता है दोस्तों 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, और नीचे दक्षिण एक अन्य रेखा होता है दोस्तों 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। कौन कौन नाम हो गया दोस्तों, ये आपका मकर रेखा हो गया और ये आपका कर्क रेखा हो गया। ये कौन सा रेखा हुआ दोस्तों, कर्क रेखा हो गया। वहीं बात करें दोस्तों इसको तो ये आपका विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया। ठीक है, ये जो एरिया दिख रहा है दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया दिख रहा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो एरिया है दोस्तों उसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय जोन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उष्णकटिबंधीय जोन के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है दोस्तों ये मुख्य रूप से आपका यही एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा, पूरे विश्व की बात किया गया है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों भारत का ये वनस्पति के बारे में, तो भारत में देखेंगे कि कौन कौन से एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक फैक्ट और आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, विषुवत रेखा के इर्द गिर्द हमेशा यहाँ पर वर्षा होती रहती है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होती है इस एरिया में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये जो बारिश होती है दोस्तों ये सदाबहार वन के एरिया में होता है, यानी कि ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान रखेंगे दोस्तों तो आपको ये जो चैप्टर चल रहा है दोस्तों ये समझने में आपको किसी तरह की समस्याएं नहीं होगी। यानी कि ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है ये
कहाँ कहाँ किस प्रकार के जलवायु में पाए जाते हैं, ठीक है। जहां पर कि अत्यधिक बारिश हो, जैसे अगर बात करें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता हो, वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा। और जो औसत वार्षिक टेम्परेचर है दोस्तों वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, यानी कि बारिश वाले एरिया में आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा। किस किस क्षेत्र में है दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन? तो सह्याद्री वाला क्षेत्र। सह्याद्री कहने का मतलब दोस्तों पश्चिमी घाट। अगर आप लोगों ने ये प्रमुख पर्वत और पठार के लेक्चर को नहीं देखा है तो आप वहां पर देख लीजिए कि कौन सा पर्वत पठार किस एरिया में लोकेटेड है, ठीक है, स्थित है। सह्याद्री के बारे में आपको बताए थे कि यहाँ पर आपका ये नर्मदा, ये ताप्ती नदी, यानी कि यहाँ पर लगभग अगर बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र गोवा वाला एरिया से लेकर के दक्षिणी हिस्से तक में ये आपका पश्चिमी घाट की स्थित है। इस क्षेत्र में जो वन पाया जाएगा दोस्तों, इस क्षेत्र में जो वन पाया जाएगा वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। इसके अलावा मेघालय के एरिया में दोस्तों जो शिलोंग का पठार है, शिलोंग का पठार के बारे में बताया था दोस्तों कि गारो खासी जयंतियां, इसको संयुक्त रूप से दोस्तों शिलोंग का पठार कहते हैं इस क्षेत्र में। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि आपको बताया था दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, लगभग 95% भाग यहीं पर स्थित है। लक्षद्वीप, ये अरब सागर में लक्षद्वीप है। ये सब एरिया में दोस्तों आपका कौन सा वन पाया जाएगा? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा, ठीक है। शर्त क्या है दोस्तों? जलवायु कैसा होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर से अधिक आपका बारिश होना चाहिए और औसत टेम्परेचर आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। तो लोकेशन भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि पश्चिमी घाट वाले एरिया में, ये शिलोंग के पठार वाले एरिया में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले एरिया में और लक्षद्वीप समूह वाले एरिया में। आइए थोड़ा सा हम आपको मानचित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये जो दोस्तों ग्रीन दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला पार्ट, ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए आपका पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री वाला एरिया है। ये आपका शिलोंग के पठार वाला एरिया है ना। इधर पर थोड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इधर पर स्थित है ये आपका लक्षद्वीप में है। ये सब एरिया में आपका दोस्तों उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा, ठीक है। कहता उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को सोलार वन के नाम से भी जाना जाता है ना। आपको बताए थे दोस्तों सह्याद्री आपका 16 डिग्री अक्षांश रेखा दोस्तों, उत्तरी अक्षांश रेखा, ये सह्याद्री को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ऊपर वाले को उत्तरी सह्याद्री, नीचे वाले को दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। तो उत्तरी सह्याद्री में जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है दोस्तों उसे सोलार वन के नाम से जानते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से प्रमुख क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? लोकेशन तो पूछा ही जाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है दोस्तों कि कौन कौन से ये जो वनस्पति है, ठीक है, पेड़ है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के उदाहरण है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है दोस्तों। कुछ उदाहरण को आप ध्यान रखेंगे, जैसे रोजवुड का पेड़, महोगनी, एनी, एबनी, बेंत, सिनकोना, रबड़। बेंत है जो देखते हो जैसे दोस्तों, जो आप ये पुलिस रखता है दोस्तों, बेंत, ये जो बेंत है सदाबहार वन का उदाहरण है और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण है। सदाबहार का मतलब दोस्तों जो हमेशा हरा भरा हो, जिसका पत्तियां एक साथ कभी नहीं झड़ता हो, ठीक है। पत्तियां तो झड़ेगा लेकिन एक तरफ झड़ते जाएगा तो एक तरफ से उगते भी जाएगा, एक साथ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कौन कौन से उदाहरण ध्यान रखेंगे दोस्तों? रोजवुड, महोगनी, है ना। इन्हीं नी वाला देखिए कई गो है, महोगनी, एनी, एबनी, ठीक है, महोगनी, एनी, एबनी, रोजवुड, बेंत, सिनकोना, रबड़, ये सब किस प्रकार का वनस्पति है दोस्तों? तो ये सब आपका ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ये वन मसालों के बगानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, मसालों के बगान के लिए भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन महत्वपूर्ण है। तो पहला हमने देख लिया। दूसरा आप देखते हैं दोस्तों, कहता उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र का मतलब ह्यूमिडिटी होता है दोस्तों, ठीक है। और पर्णपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों? पर्णपाती का मतलब होगा दोस्तों जिसका पत्ता एक साथ गिर जाता हो, जिसका पत्ता सभी एक साथ गिर जाता है उसे पर्णपाती कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाया जाएगा लेकिन वो ह्यूमिडिटी के एरिया में पाया जाएगा, यानी कि आर्द्रता का मतलब ह्यूमिडिटी, यानी कि वायु में जल की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। और वो पर्णपाती होगा यानी पत्ता को गिराएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाएगा दोस्तों? ये पाया जाएगा दोस्तों, इसके लिए जो शर्त है पता 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा तो वहां पर पाया जाएगा, जबकि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें दोस्तों, आर्द्र पर्णपाती वन जो 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में होगा। किस किस क्षेत्र में? तो उत्तर पूर्वी राज्य। फिर से मैं थोड़ा सा मानचित्र बनाने का प्रयास करता हूँ टूटी फूटी भाषा में, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों इधर जो है, ठीक है, इधर हम अगर थोड़ा सा बनाने का प्रयास करें दोस्तों, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट इधर उत्तर पूर्वी भारत की बात किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो दिख रहा है दोस्तों आपका, मैं दूसरा कलर, उत्तर पूर्वी राज्य,
हिमालय की गिरिपाद, इस तरह से हिमालय है दोस्तों। गिरी का मतलब पर्वत होता है दोस्तों, और पाद का मतलब होता है पैर। पाद का मतलब क्या होता है? पैर। यानी हिमालय की जो गिरिपाद है इस एरिया में। इसका अलावा कहता है पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। अगर हम बात करें दोस्तों, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है, इसके पूर्वी ढाल पर, यानी कि इस ओर की बात किया जा रहा है। ठीक है, इसके पूर्वी घाट के पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। इसके अलावा उड़ीसा वाला एरिया में, यहाँ पर आपका पाया जाएगा। ये सब प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तो कौन कौन सा किस किस क्षेत्र में पाया जाएगा दोस्तों? उत्तर पूर्वी भाग में पाया जाएगा, आपका हिमालय की गिरिपद वाले एरिया में पाया जाएगा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान वाले एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, माफ करेंगे दोस्तों, पूर्वी ढलान इधर है, ये तो हम पश्चिमी बता दिए थे। ओहो, ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, इसके पूर्वी ढलान ये है, पूर्वी ढलान इस एरिया में। इसके अलावा उड़ीसा वाला एरिया में, ये सब में आपका कौन पाया जाएगा दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाएगा। कौन कौन से महत्वपूर्ण है दोस्तों? सागवान, साल, शीशम, धूरी, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन। आप देखते हो दोस्तों महुआ के पेड़ देखें आप लोग? अगर महुआ के पेड़ देखेंगे दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि सारा पत्तियां एक साथ ही एक ही मौसम में पत्तियां को झाड़ देती है। ठीक है, अब बाद में फिर एक साथ पत्तियां आ जाती है, इसीलिए पर्णपाती नाम दिया गया है दोस्तों। तो सागवान कैसा उदाहरण है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। साल एक वृक्ष है दोस्तों। शीशम भी आप देखे होंगे दोस्तों, शीशम जो कि बहुत ही आपका लचीलेपन वाला आपका पौधा है दोस्तों, इसका भी पत्तियां एक साथ ही गिर जाती है। ठीक है, और ये सब पाया जाता है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, जहां पर बारिश होती है। तो क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा। कहते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने गढ़वाल एवं कुमायूं, यानी कि उत्तराखंड वाले क्षेत्र की बात किया जा रहा है, नेपाल और उत्तराखंड वाले एरिया की बात किया जा रहा है। गढ़वाल एवं कुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगवाए। पहले ये सब एरिया में दोस्तों ओक का पौधा होता था, लेकिन अंग्रेज क्या किया कि इसकी जगह पर चीड़ का पेड़ लगाना शुरू किया। आप कहेगा क्यों शुरू किया दोस्तों? ये चीड़ का पेड़ इसीलिए लगाना शुरू कर दिया क्योंकि इसका उपयोग अंग्रेज रेल की पटरियां बनाने में करता था। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि अंग्रेज के जमाने में ही 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच में। तब पहले क्या होता था दोस्तों कि रेल की पटरियां बनाने के लिए उपयोग होता था। रेल की पटरी बनाने में सखुआ लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगर हम पटरी कहें तो दोस्तों आपको पता है कि ये दोनों रेल होती है, इसके बीच में दोस्तों अभी वर्तमान में तो देखते होंगे कि ये पत्थर का बना हुआ रहता है। ये किसका बना हुआ दोस्तों? ये पत्थर का बना हुआ रहता है। ठीक है, ये पॉल के जैसा, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग ये पत्थर जैसा बना हुआ था, इसको हम लोग स्लीपर कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? स्लीपर कहते हैं। ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, इसे स्लीपर कहा जाता है। पहले ये जो मिलता था दोस्तों, ये लकड़ी का बना हुआ होता था। ये किसका बना होता था? लकड़ी का बना होता था। ठीक है, और यही लकड़ी का कोई किसका लकड़ी होता था? चीड़ का लकड़ी होता था या फिर सखुआ की लकड़ी का होता था। ठीक है, बाद में तो ये पत्थर का बनने लगा है। ठीक है, और कहीं कहीं पर तो आपका लोहे का भी डाल दिया जाता है अभी, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। दो वनस्पति को हमने पढ़ लिया। तीसरा को देखते हैं दोस्तों, कहता उष्ण कटिबंधीय। ये भी उष्ण कटिबंधीय है, लेकिन ये शुष्क पर्णपाती है, यानी कि ये सूखा था और वो आर्द्र था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कंफ्यूज ना करेंगे। पहला सदाबहार वन था, यानी कि हमेशा उसमें ये पत्तियां लगा रहेगा, यानी हरा भरा रहेगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, और पश्चिमी घाट वाले एरिया में पाया जाता था। आपका उत्तर पूर्वी भाग में आपका शिलोंग के पठार में पाया जाता था। दूसरा देखते थे हम लोग उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, यानी कि वहां पर ह्यूमिडिटी पाया जाएगा, लेकिन ये सूखा पर्णपाती है, यानी कि इसका भी पत्तियां सब एक साथ गिरेगा और एक साथ आएगा। ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा दोस्तों? तो कहता है जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होता है, जहां की वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, वहां यह वन पाया जाता है। कौन? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। कहता है ये वन प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले भाग तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भाग में पाया जाता है। देखिए, फिर से मैं अगर मानचित्र बनाने का प्रयास करूं दोस्तों, तो ये आपका अपना भारत है। ठीक है, ये भारत है और ये आपका दक्षिणी भारत की एरिया है दोस्तों। थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। ये वाला पार्ट है। अब क्या कह रहा है इसमें कह रहा है दोस्तों, प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले, प्रायद्वीपीय भारत कहें तो ये वाला पार्ट की बात कर रहा है, दक्षिणी भारत इस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, प्रायद्वीप के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले भागों में उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भाग, यानी कि यूपी और ये तो यहाँ पे जो अधिक वर्षा होता है जहां पर वहां पाया जाएगा। इसके अलावा यूपी और बिहार वाले एरिया में भी ये पाया जाता है। ठीक है, कहता इन वनों के मुख्य पेड़ कौन कौन सा है दोस्तों? तो मुख्य पेड़ तेंदुआ का पेड़ है ना, तेंदु का पेड़, पलास का पेड़, अमलतास का पेड़, बेल है, ठीक है, खैर है,
और कौन है, अक्सलवुड है, इसे आप ध्यान रखने का प्रयास करें दोस्तों। तो बेल किस प्रकार का पौधा है, तो शुष्क पर्णपाती वन है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा वर्षा नहीं होती दोस्तों, 70 से 100 सेंटीमीटर ही यहाँ की वर्षा होती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रकार है दोस्तों, कहता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, इसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा दोस्तों, ये जहां पर कि 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर देखिए कांटेदार वन होगा, यानी कटीले वन की बात कर रहा है। ये भी उष्णकटिबंधीय है, यानी वही एरिया में पाया जाएगा जहां पर कि कांटेदार वन हो। ये कांटेदार वन वहां पाया जाएगा जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। कहता है यह वन निम्न क्षेत्र में मिलते हैं। कौन कौन क्षेत्र में दोस्तों, फिर से मैं अगर इंडिया का मैप बनाना चाहूँ तो ये देखिए, अब इंडिया का मैप मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये देखिए, कहता है दक्षिण पश्चिमी पंजाब वाला एरिया में। अगर पंजाब के लोकेशन देखने का प्रयास करें दोस्तों, तो पंजाब कहाँ है, यहाँ के आसपास है पंजाब आपका। कहता है दक्षिण पश्चिमी एरिया में, है ना, यानी कि इस एरिया की बात कर रहा है, दक्षिण पश्चिमी एशिया एरिया के बारे में। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा हरियाणा वाले एरिया में, ठीक है, यहीं पर हरियाणा है दोस्तों, तो इस क्षेत्र में ये पाया जाता है। राजस्थान वाले एरिया में, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अर्धशुष्क क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर बारिश कम होती है, तो राजस्थान में बारिश कम, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सब ध्यान रखिएगा। कहता है इन वनों के पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित होते हैं। रहित का मतलब, पर्ण का मतलब पत्ती होता है दोस्तों, पर्ण का मतलब क्या होता है, पत्ती होता है। ठीक है, रहित का मतलब नहीं होता है, यानी पूरे वर्ष इसमें पत्तियां नहीं होती है दोस्तों। और झाड़ियों जैसे जो दिखाई देते हैं, और झाड़ियों जैसे ये दिखाई देता है, यानी पत्तियां उतना ज्यादा नहीं होती है। कौन कौन है, जैसे बबूल का पेड़, बेर का पेड़, खजूर का पेड़, खैर का पेड़, नीम का पेड़, खेजड़ी का पेड़, पलास का पेड़, ये सब कांटेदार पेड़ है। यानी जितना कांटेदार आएगा दोस्तों, ये ध्यान रखिए, बबूल में भी कांटा होता है, बेर में भी, खजूर में भी, ये सब में मतलब पर्ण रहित का मतलब ये पत्तियां नहीं के बराबर होती है। इन पेड़ों के नीचे कहता है दोस्तों लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है ना, घास भी उगाती इसके अंतर्गत। अब पांचवा देखते हैं और आखिरी वनस्पति के प्रकार को देखते हैं दोस्तों। कहता है पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। बिल्कुल, जैसे जैसे दोस्तों हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं तो तापमान में क्या होती जाती है दोस्तों, कमी होती जाती है, जिससे कहता है प्राकृतिक वनस्पति में परिवर्तन होता है। अब बात क्या है, पर्वतीय वन, जहां जहां पर पर्वत होगा वहीं पर पाया जाएगा दोस्तों। कहता है कि अब पर्वत पर वन उग रहा है तो हम जानते हैं ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, तब उसके वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। और कहता है दोस्तों पर्वतीय वनों के दो भाग होते हैं, कौन कौन, उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। उत्तर पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। कहता है हिमालय की गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर से अगर हम देखें दोस्तों, ये आपका हिमालय, ठीक है, ये भारत है दोस्तों, ठीक है। हिमालय वाला एरिया आपको बताए थे कि किधर स्थित है, हिमालय हमारा उत्तर में ही है, भारत के उत्तर में इस ऐसे है, ठीक है। हिमालय की गिरिपद, गिरी का मतलब पहाड़, यानी कि ये पहाड़ की बात किया है, और इसके पद का मतलब पैर, यानी इस एरिया में कहता है गिरिपद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं, यानी कि पत्तियां इसमें नहीं होती है। हिमालय में 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं, है ना। हिमालय में कैसा होता है दोस्तों, आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अन्य तथ्य आ गया दोस्तों, शीतोष्ण। अभी तक हम लोग उष्ण कटिबंधीय में उलझ रहे थे और समझ भी गए उलझ क्या रहे थे। अब एक तथ्य आ गया दोस्तों, शीतोष्ण। शीतोष्ण को भी हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। फिर से ये आपका ग्लोब आ गया, ये आपका विषुवत रेखा हो गया, ये आपका कर्क रेखा हो गया, और ये आपका मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर आप आगे चलेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा आपका ये एक मिलेगा 66.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। इधर भी मिलेगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसे कहते हैं दोस्तों ये अंटार्कटिक, ऐसे कहते हैं आर्कटिक, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ऊपर वाले को दोस्तों कहते हैं आर्कटिक और नीचे वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, अंटार्कटिक, ठीक है। अब जो देख रहे हैं दोस्तों, आपको बताए थे मैं थोड़ा सा, ये देखिए ये वाला जो पार्ट था ये उष्ण कटिबंधीय था, ठीक है। जबकि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये वाला पार्ट आपका दिख रहा है क्या चीज, ये कहलाएगा आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, शीतोष्ण। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री, ये उत्तरी ध्रुव कहलाएगा और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। ये वाला जो पार्ट दिखेगा दोस्तों आपको, ये एक मिनट, ये वाला ये ध्रुवीय क्षेत्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ध्रुवीय एरिया कहलाएगा। ये सब के बारे में डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे जब हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि हिमालय में आर्द्र शीतोष्ण प्रकार के वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण का मतलब कि ठंडी भी होती है और गर्मी भी होती है, ये ध्यान रखिएगा। कहता उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, झारखंड के पहाड़ी क्षेत्र में चौड़े पत्ते वाले ओक एवं चेस्टनट के सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। 1500 से 1750 मीटर ऊंचाई पर चीड़ के वन पाए जाते हैं, ठीक है। चीड़ के वन क्यों अंग्रेज शुरू किया था दोस्तों, रेल के पटरी के कारण से, रेल के पटरी में ये स्लीपर डालता था।
अब हम लोग हिमालय के पश्चिमी भाग की वनस्पति को देखते हैं दोस्तों। ये हिमालय के ये इधर पूर्वी हो गया, तो ये पश्चिमी की बात कर रहा है, पश्चिमी हिमालय की बात कर रहा है। कहता है हिमालय के पश्चिमी भाग में दोस्तों देवदार, चिनार और बालन के पेड़ पाए जाते हैं। चिनार एवं बालन की लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए उपयोग की जाती है। कश्मीर में एक कला है दोस्तों हस्तशिल्प, जिसमें कि चिनार एवं बालन की का प्रयोग किया जाता है। अब कितने ऊंचाई पर किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। कौन कौन से प्रमुख पौधे पाए जाते हैं। 2225 से 3048 मीटर ऊंचाई पर दोस्तों ब्लू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं दोस्तों, ये पौधे हैं। कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास उगती है। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी और भूटिया समुदाय इन चारागाह को पशुचारण के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, इनकी जो ऊंचाई पर आपको बताया दोस्तों, हिमालय में आपका ये जो वनस्पति पाया जाता है कौन कौन सा है, ये 2200 से 3000 के बीच में जो पाया जाता है दोस्तों, उसमें ब्लू पाइन और स्प्रूस पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास उगती है। वहीं बात करें दोस्तों 3000 से 4000 मीटर ऊंचाई पर, यहाँ पर सिल्वर फिर, यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं दोस्तों, सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन बर्च, रोडोड्रोन के वृक्ष। यानी कि ये सब में क्या होगा दोस्तों कि अब उतना ज्यादा विकसित फ्रूट वृक्ष नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा इतने मीटर ऊंचाई पर। अब क्या कहता है ढालों के वनस्पति, ढालों के अनुसार वनस्पति कहता है दक्षिणी ढाल पर, हिमालय की ही बात कर रहा है, दक्षिणी ढाल पर अधिक वर्षा के कारण अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भाग में दोस्तों टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस एवं लाइकेन मिलते हैं। आपको बताया था दोस्तों टुंड्रा वाला एरिया और आपका ये जो भाग दिख रहा है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, ये सब एरिया में दोस्तों ये बर्फीली क्षेत्र है, यानी बिल्कुल ये शीत कटिबंध के एरिया में आता है। यहाँ पर किस प्रकार के पौधे मिलेंगे, मॉस एवं लाइकेन जैसे पौधे मिलेंगे दोस्तों। अगला है दोस्तों दक्षिण पर्वतीय वन। अभी तक हम लोग उत्तरी पर्वतीय वन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि हिमालय की गिरिपद में कौन कौन सा पर्वत होगा, ये वृक्ष मिलते हैं, कितने ऊंचाई पर किस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। अब हम लोग दक्षिण पर्वतीय वन के बारे में चर्चा करते हैं। दक्षिण का मतलब ये वाला भाग में, अभी तक उत्तर वाला देख रहे थे। कहता मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में पाए जाते हैं। कौन कौन भाग है दोस्तों, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, सबको आपको मैप में हम दिखाए हैं दोस्तों, फिर से एक बार देख लीजिए। अगर हम मैप बनाए दोस्तों सिर्फ दक्षिणी भारत का, तो दक्षिणी भारत का अगर सिर्फ मैप बनाने का प्रयास करें दोस्तों, तो ये आपका दक्षिणी भारत है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों आपका, ये पश्चिमी घाट का एरिया है। विंध्याचल वाला एरिया ये वाला पार्ट है। नीलगिरी में यहीं पर नीलगिरी पर्वत श्रेणी स्थित है। ये सब के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, प्रायद्वीप के 3 भाग में पाए जाते हैं। कौन कौन, ये दक्षिण पर्वतीय वन, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत। कहता ये श्रेणियां उष्ण कटिबंध में स्थित है। ये सब किसी श्रेणी में दोस्तों स्थित है, उष्ण कटिबंधीय श्रेणी में स्थित है। औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। ऊंचाई वाले भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय वन और निचले भाग में उष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं। तो एक चीज हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि जितने भी ऊंचाई वाले भाग में वन पाए जाएंगे वो उष्ण कटिबंधीय नहीं बल्कि वो शीतोष्ण कटिबंधीय होगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों कथा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, केरल वाले एरिया में, ये वाला केरल वाले एरिया में, तमिलनाडु वाले एरिया में, फिर कर्नाटक वाले एरिया में, ये सब के भाग में दोस्तों आपका उष्ण कटिबंधीय वन यानी दक्षिण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। सोलास वन क्या होता है दोस्तों, कहता है सोलास वन दोस्तों ये नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। ये सब पहाड़ी कहाँ है, सब आपको पहाड़ी वाले लेक्चर में डिटेल से चर्चा किए थे। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी इस साइड है दोस्तों, अन्नामलाई की पहाड़ी यहीं के आसपास है दोस्तों, पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में ही स्थित है। ठीक है, कहता है इन वनों में प्रमुख वृक्ष कौन कौन है। इन वनों में प्रमुख वृक्ष है दोस्तों मैग्नोलिया का वृक्ष है, लॉरेल का वृक्ष है, सिंकोना का वृक्ष है, वाटल का वृक्ष है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग छठा देखते हैं दोस्तों मैंग्रोव वन किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वन है दोस्तों। कहता है भारत में मैंग्रोव वन 4992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 3.3% है। ये नवीनतम आंकड़ा है दोस्तों 2023 के भारत वन रिपोर्ट के अनुसार का ये आंकड़ा है दोस्तों कि भारत में मैंग्रोव वन कितना है, 4992 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के और विश्व में कुल जो मैंग्रोव वन है उसके 3.3% है। ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है दोस्तों मैंग्रोव वन, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक पाया जाता है। कौन, मैंग्रोव वन। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये निम्न नदियों के डेल्टाई भाग में भी पाए जाते हैं, जैसे महानदी उड़ीसा के आसपास है दोस्तों, गोदावरी, कृष्णा, ये सब भाग में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में। ये जो वन रिपोर्ट है दोस्तों प्रत्येक 2 वर्षों में ये जारी किया जाता है। ये जो वन रिपोर्ट है प्रत्येक कितने वर्ष में जारी किया जाता है दोस्तों, 2 वर्ष में जारी किया जाता है। तो जो नवीनतम रिपोर्ट है दोस्तों ये 2023 का रिपोर्ट है। कहता है इसके अनुसार भारत का कुल वन
वन और वृक्ष आवरण 8,27,327 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25.17% है। 25.17% कैसे है दोस्तों? वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों मिलाकर है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ वन आवरण कहेगा दोस्तों, बड़े बड़े वन आवरण, तब ये आ जाएगा, यानी वन की जो कैटेगरी में है वो 21.76 और वृक्ष आवरण है 3.41। ये दोनों मिल जाएगा, वन आवरण और वृक्ष आवरण, तब हो जाएगा आपका 25.17। ये नवीनतम आंकड़ा है दोस्तों, इसे आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। इसमें केवल वन आवरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, या इसी को परसेंटेज में देखें तो 21.76% है। ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 2023 में वन एवं वृक्ष के क्षेत्र में दोस्तों 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए कुछ अन्य फैक्ट भी वन रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। कहता है कौन जारी करने वाला संस्था है? तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये जारी करता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? देहरादून में है। देहरादून कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। रिपोर्ट जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट की आवृत्ति यानी कि प्रत्येक कितने वर्ष में आती है दोस्तों? 2-2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी होती है। इसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल वन एवं वृक्षावरण की बात करें दोस्तों, कहता है भारत का कुल वन एवं वृक्षावरण लगभग 24 से 25%। अभी आपने देखा था 25.17% था, वही यहाँ पर लगभग की बात किया गया है दोस्तों। कुल वन आवरण में वृद्धि दर्ज की गई है 2021 की तुलना में। भारत का लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार 33% क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए, है ना। जबकि हम बात करें अभी वनाच्छादित कितना है दोस्तों? 21.76 के आसपास है दोस्तों, लेकिन दोनों अगर मिला दिया जाए तो 25 एक साथ ही ये आपका वन आवरण और वृक्ष आवरण है पूरे भारत में। लक्ष्य आपका 33% वनाच्छादित प्राप्त करना। वन आवरण की श्रेणी कितनी श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों? 3 श्रेणी है। कौन? अत्यधिक घन सघन वन है, मध्यम सघन वन है और खुले वन है। ये 3 प्रकार की श्रेणियां हैं दोस्तों। सबसे अधिक वृद्धि जो देखा गया है खुले वनों में देखी गई है। अब कुछ अन्य फैक्ट के बारे में देखते हैं दोस्तों। कहता है सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश और तीसरा स्थान आपका छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज्यादा वन आवरण कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। वही बात करें दोस्तों प्रतिशत के आधार पर, यानी कि कम जगह में अत्यधिक मात्रा में जो वन आवरण है दोस्तों वो मिजोरम है। ठीक है। मिजोरम जो उत्तर पूर्वी भारत का एक हिस्सा है दोस्तों। ठीक है। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन आवरण मिजोरम, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन आवरण आपका मध्य प्रदेश में है। वहीं दूसरा स्थान दोस्तों क्षेत्रफल वाला, प्रतिशत वाला अरुणाचल प्रदेश और फिर मेघालय है। मैंग्रोव वन की बात करें दोस्तों, कहता मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है ना। प्रमुख मैंग्रोव राज्य कौन कौन है, यानी कहाँ का पाया जाता है मैंग्रोव वन दोस्तों? तो सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, ये सब एरिया में दोस्तों मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर राज्य की क्या स्थिति है? कहता है कुछ पूर्वोत्तर राज्य में वन क्षेत्र में कमी देखी गई है। इसका कारण क्या है दोस्तों? तो कमी देखने का कारण झूम की खेती। झूम की खेती को दोस्तों स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम लोग भारत की जब कृषि पढ़ रहे थे तो वहां पर किए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप जल्द से जल्द जाएंगे और भारत की कृषि के बारे में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि स्थानांतरित कृषि या झूम खेती क्या होती है। अभी संक्षेप में मैं बता देता हूं दोस्तों। झूम की खेती ऐसी खेती है जहां पर कि जनजाति जो समुदाय है दोस्तों उसके द्वारा जंगल के कुछ हिस्से में दोस्तों कुछ हिस्से को काट लिया जाता है, काट कर वहां पर जला दिया जाता है और वहां से जो राख बनती है उससे आपका कृषि योग्य भूमि बना देती है और ये वहां पर खेती की जाती है। खेती करते करते जब यहाँ की उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो यहाँ से छोड़कर फिर दूसरी जगह पर यही काम करने लगता है, यानी स्थान को चेंज करते रहता है। ठीक है। इसे खेती को दोस्तों स्थानांतरित खेती कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब वृक्ष जलाया जा रहा है तो वन में क्या होगी? कमी होगी। इसके अलावा कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हैं दोस्तों, विकास की परियोजनाएं भी नहीं पहुंच पाती, ये सब आपका प्रमुख कारण है। ठीक है। इसीलिए पूर्वोत्तर भारत में कमी देखने को मिलती है। कार्बन स्टॉक की बात करें तो भारत के वनों में कार्बन स्टॉक में वृद्धि है। ठीक है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जितना अधिक से अधिक हो जाए स्टॉक किया जाए। ठीक है। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है। कहता रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन था दोस्तों? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया था। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश, प्रतिशत के आधार पर मिजोरम था। मैंग्रोव में अग्रणी राज्य आपका पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय लक्ष्य कितना है दोस्तों? 33% वन क्षेत्र है। अब देखते हैं हम लोग कि कम वन वाला यानी कौन कौन सा राज्य है दोस्तों। कहता है 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है? ये राज्य मुख्यतः उत्तर प्रदेश, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है, यानी उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की बात की, यानी इस एरिया की बात कर रहा है। तो कौन आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इस एरिया में दोस्तों सबसे कम वन है दोस्तों, 10% से भी कम वन क्षेत्र है। ठीक है। सबसे कम वन आपका मेरे ख्याल से ये राजस्थान और हरियाणा वाले एरिया में है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा।
ये आप देख लीजिए, ये वाला एरिया की बात कर रहा है, यहाँ पर 10% से भी कम वनावरण है। वहीं बात करें तो 10 से 20% वन क्षेत्र वाला राज्य कौन कौन सा है, तो 10 से 20% क्षेत्र वाला राज्य आपका तमिलनाडु है और यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल वाले है। 10 से 20% ही पाया जाता है। वहीं 20 से 30% से अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में दादर नगर हवेली तमिलनाडु गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% से अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। यानी कि अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करें दोस्तों, तो दादर नगर हवेली और कहता है तमिलनाडु और गोवा वाले एरिया को छोड़ दिया जाए, है ना, इसको छोड़ दिया जाए, जितने भी अन्य राज्य दोस्तों सभी में 20 से 30% से अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, तो बताई दिए, कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर क्या होना चाहिए दोस्तों, वन होना चाहिए, जो 1988 का ये आंकड़ा है दोस्तों। ठीक है, 1988 का। भारत में कहता है दोस्तों जनजातीय जिले 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार 593 में से 188 जिले जिनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 33.63% है। ठीक है, यानी जनजातीय एरिया। लेकिन देश का दोस्तों ये 59.61 यानी 59.61% वन इन्हीं जिलों में पाया जाता है ना। यही 188 जिला में ही ये आपका लगभग 60% वन पाया जाता है। आपने देखा था दोस्तों टोटल अभी वर्तमान की रिपोर्ट के अनुसार कितना है दोस्तों, 25.17 जो वन है दोस्तों, इसका लगभग 60% एरिया आपका जनजातीय क्षेत्र में पाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। वन संरक्षण के बारे में देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार ने 1952 में वन संरक्षण नीति लागू किया था, जिसे 1988 में क्या किया गया दोस्तों, संशोधन किया गया। और कहता नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल दिया। ठीक है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर। ऐसा लक्ष्य क्या था दोस्तों, वन संसाधनों का संरक्षण एवं विकास करना, स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कि वन संपदा को ये बचाना, संरक्षण देना मतलब बचाना। वन नीति के क्या क्या उद्देश्य है दोस्तों, तो उद्देश्य पूरा जाहिर है दोस्तों, आइए एक झलक हम इससे देख लेते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है दोस्तों कि देश के 33% भाग पर क्या होना चाहिए, वन लगाना चाहिए। यह वर्तमान राष्ट्रीय औसत से 6% क्या है दोस्तों, अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखें, पारिस्थितिकी असंतुलन क्षेत्र में वन लगाना, प्राकृतिक धरोहर एवं जैव विविधता का संरक्षण करना, यानी जितने भी प्राकृतिक धरोहर दोस्तों उसकी संरक्षण करना, और अनुवांशिक पूल की रक्षा करना। कैसे पूल की रक्षा होता है दोस्तों, इसका पूल की रक्षा मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोक कर किया जाता है। और रोकने की एक ही उपाय है दोस्तों, पेड़ पौधे को लगाना। जितना ज्यादा पेड़ पौधा लगेगा दोस्तों उतना ज्यादा पुलों की सुरक्षा मिलेगी, सड़क की सुरक्षा मिलेगी, मरुस्थल को रोका जा सकता है। ठीक है, यही उद्देश्य है आपका राष्ट्रीय वन नीति की। इसके अलावा बाढ़ एवं सूखों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है, निम्नीकरण भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण करके। ठीक है, वन आवरण का विस्तार, वनों की उत्पादकता बढ़ाना चाहिए। ग्रामीण एवं जनजातीय लोगों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा एवं भोजन उपलब्ध कराना, ये सब वन नीति का प्रमुख लक्ष्य है दोस्तों। लकड़ी के साथ अन्य विकल्पों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। और क्या है दोस्तों, पेड़ लगाने को बढ़ावा देना, पेड़ों की कटाई रोकने हेतु जन आंदोलन चलाना। ठीक है, इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सब इसका प्रमुख लक्ष्य है। आइए इसको हम लोग शॉर्ट में देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कहता है वन नीति कब लाया गया था, 1952 में। इसमें संशोधन कब किया गया, 1988 में। और संशोधन करके ये कहा गया कि टोटल क्षेत्रफल का 33% वन पर ये क्षेत्रफल वन होना चाहिए। इसका मुख्य आधार क्या है दोस्तों, सतत पोषणीय वन प्रबंधन। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त हो जाती है। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक था भारत की प्राकृतिक वनस्पति, जिसे आपने अभी भली भांति समझा। और हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बड़ा मजा आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको ये वीडियो किस प्रकार से लगा है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।